नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम एक बार फिर से शुरू करते हैं ट्रेड का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से। कमेंट बॉक्स में आपके लिए जो है टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है इसका मैं पीडीएफ आपको तुरंत दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये कंप्लीट होता है पीडीएफ, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट करा के जो है आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो पावर फैक्टर है क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, वास्तविक शक्ति अपान में स्पष्ट शक्ति। यानी कि देखिए कास 5 का फार्मूला भी होता है पावर फैक्टर का, प्रतिरोध अपान इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिरोध बटा में प्रतिबाधा होता है। ठीक है। कास 5 बराबर होता है किलोवाट अपान केवीए, यानी कि किलोवाट जो है वास्तविक शक्ति का मात्रक है और केवीए जो है वो आभासी शक्ति का मात्रक है। आभासी शक्ति को ही हम स्पष्ट शक्ति भी कहते हैं। ठीक है। तो कास 5 अगर कास 5 एंगल 0 है तो 1 होगा, और कास 5 जो पावर एंगल है वो डीसी के लिए 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है वास्तविक शक्ति बटा स्पष्ट शक्ति। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये दोस्तों मतलब किसी और का आप देख सकते हैं कि मतलब ये, चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है फ्लोरेसेंट लैंप है, मर्क्यूरी लैंप है, और जो सोडियम जो वाष्प लैंप है, ये तीनों एसी पर वर्क करता है। लेकिन जो आर्क लैंप है ऑप्शन सी वाला, वो डीसी पर वर्क करता है। ठीक है ना। और जो आर्क लैंप है उसका उपयोग हम सर्च लाइट और वार्निश सुधार जो है वार्निश में सुधार में करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्क लैंप डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक जो चौक का पावर फैक्टर क्या होता है? ठीक है। तो ऑप्शन बी पावर फैक्टर क्या होता है? 98% होता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक चौक होता है वो धारा नियंत्रित करता है। ठीक है ना। धारा नियंत्रित का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नियॉन संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मीटर हो सकती है। नियॉन संकेत ट्यूब का इस्तेमाल हम जो है विज्ञापन क्षेत्र में करते हैं। ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम करते हैं। ठीक है दोस्तों। 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 1000 वोल्ट। ठीक है। ये 1 मीटर पता नहीं क्या लिखे हैं लोग। ठीक है। देखिए उसके बाद BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इमारत और अर्थिंग के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय प्रभाव की इकाई है दोस्तों। तो चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वेबर। ठीक है। जो टेस्ला है ऑप्शन ए है, वो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है 5/A, फ्लक्स अपान एरिया होता है। और जो हेनरी है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स जो फ्लक्स है, फ्लक्स मात्रक तो जो एसआई मात्रक है वो वेबर होता है, और जो सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल होता है। ठीक है ना। यानी कि 1 वेबर बराबर जो है वो 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन के दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है। MMF का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों जिस प्रकार से जो है विद्युत परिपथ में EMF होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी प्रकार दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? MMF होता है, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है ना। MMF का फार्मूला होता है N×I, और इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए जो केबल है वो कितने कोर का होना चाहिए? तो 3.5 कोर का होना चाहिए, 3.5 कोर का। ठीक है। और न्यूट्रल तार का माप जो है फेज की तुलना में आधा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। जो दोस्तों जो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे बस और कुछ ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। देखिए 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट जो है, न्यूट्रल पॉइंट किस कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती है? तो डेल्टा में जो है उपलब्ध नहीं होती है, बाकी समांतर में, श्रृंखला में, स्टार में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं, अगर एक सिंक्रोनस मोटर उत्तेजित हो रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा दोस्तों? तो पावर फैक्टर होगा ऑप्शन ए अग्रणी। अग्रणी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है ना। लैगिंग में अगर होता है तो अंडर एक्साइटेड होता है, लीडिंग में ओवर एक्साइटेड होता है, और जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मली एक्साइटेड में क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है ना। तो सिंक्रोनस जो मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। स्लिप का मान जो है स्टार्टिंग में क्या होता है? देखिए अगर मोटर चल नहीं रहा होता तो ये जो स्लिप होता है वो 1 होता है। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप क्या होता है? 0 होता है। ये सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में
पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज जो ड्रॉप है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, जो आई रूल है 48 इलेक्ट्रिशियन में जो रूल्स होते हैं 48 वाला रूल है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है ना, 1 मेगा ओम से अधिक नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए। और जो लीकेज धारा है, जो क्षरण धारा है, वो 1/5000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए एसी में, और डीसी में 1/2000वां भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और 2% वोल्टेज ड्रॉप जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका कौन सी मतलब वायरिंग होता है, तो ऑप्शन ए क्लीट वायरिंग। जो ठीक है फ्रेंड्स, जो क्लीट वायरिंग होती है, क्लीट पोर्सलिन का बना होता है। ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं इसको, मेले में, उत्सव में, यानी कि अस्थाई जहाँ पर हमको जरूरत पड़ता है, अस्थाई यानी कि कुछ ही समय के लिए जो लगाते हैं हम, तो क्लीट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए पूर्ण पिच घुमावदार में कॉइल पिच और पोल पिच के बीच क्या संबंध है, तो कॉइल पिच बराबर पोल पिच होता है फुल पिच वाइंडिंग के लिए। ठीक है ना, उसके बाद आइए देखिए पोल पिच का फार्मूला है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल होता है। आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता होती है, तो कितना होता है दोस्तों, 0.5 kVA से 110 kVA, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो डीजल है वो परंपरागत स्रोत है, इसमें आता है गैस, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना, पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, तो ये केवल डीसी सीरीज मोटर के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो जो 3.4 पॉइंट है ये डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 पॉइंट जो स्टार्टर है वो डीसी सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, और 3 और 4 जो पॉइंट स्टार्टर है वो डीसी शंट और कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है, तो 0 करंट होता है। ठीक है, एक एसी सर्किट में कुल प्रतिरोध कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रतिबाधा को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी कंडक्टर और एसीएसआर कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके जो है हम कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है ना, एसीएसआर का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है ना, यानी कि जो 30 kV पर जो है ये बैगनी रंग का प्रकाश जो है और हिसिंग नॉइस जो है उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं चुंबकीय पदार्थ हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संगलक फ्यूजिंग कारक है, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और बटे में श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर जो है 1 से अधिक होता है इसका मान। ठीक है ना, 1.1 होता है एचआरसी फ्यूज के लिए, और फ्यूजिंग फैक्टर का फार्मूला होता है न्यूनतम गलन धारा बटे में रेटेड धारा। ठीक है, किटकैट फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4 से 1.7 होता है। ठीक, उसके बाद जो देखिए कौन से मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग जो है हम करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वैक्यूम क्लीनर में भी करते हैं, ड्रिल मशीन में भी करते हैं, सिलाई मशीन में भी करते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक शेडेड पोल मोटर होता है, इसका जो है कूलर का वाटर जो पंप होता है ना उसमें हम प्रयोग करते हैं शेडेड पोल मोटर का। ठीक है, शंट मोटर का प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्लाई व्हील में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, कटिंग टूल औजारों में हम शंट मोटर का ही प्रयोग करते हैं। शंट मोटर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो हमें कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विमानों, जहाज़ों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में वोल्टेज दिया गया है, तो 110 वोल्ट जो है दिया गया है। ठीक है, तो जो विदेशों में जो है जो वोल्टेज यूज किया जाता है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है, लेकिन भारत में दोस्तों सिंगल फेज 240 वोल्ट होता है। ठीक है, या 220, 230, 240 और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टेयर केस में वायरिंग स्विच का उपयोग किया जाता है जहां एक लैंप को नियंत्रित फार्म कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 2 जगह। ठीक है, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 500 जो है छोटे स्टेप होते हैं। ठीक है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति क्या है दोस्तों, तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्लिप रिंग मोटर का स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डेडस की आवश्यकता होती है। तो उच्च प्रारंभिक टार्क यानी कि हाई स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या हैं? तो धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो सौर बैटरी में निम्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो सेमी कंडक्टर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो उच्च वोल्टेज कहा जाता है। 250 अप टू जो है 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज कहते हैं, 250 से 650 वोल्ट तक जो है मीडियम वोल्टेज कहते हैं, और 600 से जो है ऊपर जो है 33,000 वोल्ट तक उसको हम हाई वोल्टेज कहते हैं, और 33,000 से ऊपर वोल्टेज को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 3 चरण की आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के पृथ्वी रिसाव सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो 4 पोल। ठीक है ना, 4 पोल का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद है सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग यानी कि आसुत जल का उपयोग किया जाता है। आसुत जल है वो कुचालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इलेक्ट्रोलाइट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें पानी और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का रेशियो जो है वो 3:1 होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट में। और निम्न में से किसके जनरेटर में शून्य टर्मिनल वोल्टेज है जबकि कोई भार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रृंखला घाव जनरेटर। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए फेज वोल्टेज के। ठीक है ना, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का दोस्तों √3 गुना होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में यानी कि डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है दोस्तों? तो 90% रोशनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान होता है कितना? 0.707 होता है। ठीक है ना, IRMS बराबर होता है दोस्तों IM/√2 होता है। ठीक है ना, यानी कि 1/1.414 होता है, तो इक्वल टू 0.707 होता है। ठीक है, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान होता है दोस्तों तो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो है गलनांक, टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन नोब एल श्रृंखला MCB का डैश में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है, तो DC सर्किट में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होती है दोस्तों तो 100% होती है। स्लिप का मान होता है NS - NR/NS होता है। ठीक है ना, NR बराबर 0 तो स्लिप का मान 1 होता है, 100% होता है। ठीक है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है कितना? पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000वां भाग। ठीक है, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? तो 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 पॉइंट और 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो है पावर सर्किट में जो है 2 पॉइंट और 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर की रेटिंग होती है दोस्तों तो KVA में होती है। ठीक है ना, जो ऑप्शन सी है वो ऊर्जा का यूनिट होता है, किलोवाट आवर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्वर्टर क्या करता है? DC को AC में कन्वर्ट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है KVA जो है वो ट्रांसफार्मर का भी रेटिंग होता है। ठीक है, DC मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन, कोई भी किसी को आप उल्टा करके जो है DC मोटर की स्पीड को, आप दिशा को जो है डायरेक्शन को वो बदल सकते हैं। ठीक है, जो DC मोटर का दोस्तों जो स्पीड होता है वो बैक EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 2.75 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है, और स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए और लैंप का 1.75 मीटर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो ये क्वेश्चन है 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर अनुपात का सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट की गणना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है क्या 60 एम्पियर। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो 100 बटा 5 लिखा है उसको अब रेशो बताएंगे तो 20 होगा, और 20 और गुणे कितना रीडिंग वो पाठ्यांक कितना है 3 एम्पियर है, तो 20 से 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 60 एम्पियर। ठीक है ना, सीटी अधिकतम धारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं सीटी को। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है 60 एम्पियर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो डीसी जनरेटर होता है फ्रेंड्स वो भी इसी नियम पे कार्य करता है। ठीक है, इसका जो ईएमएफ का फार्मूला होता है डीसी जनरेटर का BLB sin थीटा होता है। ठीक है, बिजली की गति दोस्तों कितना है, तो 1,86,000 किलोमीटर नहीं मीटर प्रति सेकेंड है, 1,86,000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और धारा का दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि लाइट के स्पीड से ही जो है ये भी इसका स्पीड वही है। ठीक है ना, धारा करंट जो है करंट की स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो क्या होते हैं, तो वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है ना, एक इंसुलेटर होते हैं, और चालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। सुपर कंडक्टर जो है वो एजी यानी कि सिल्वर से बनाए जाते हैं। ठीक है, कंडक्टर में कौन कौन सा है दोस्तों, एल्युमिनियम आता है, कॉपर आता है। ठीक है, बहुत सारे आते हैं कंडक्टर। ठीक है, आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किसी प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक डीसी जनरेटर के शरीर से बना है, यानी कि किस चीज़ से बना है, तो कच्चा लोहा या कच्चा इस्पात से बना है। ठीक है ना, जो बॉडी होता है वो कास्ट आयरन से बनी होती है। ठीक है, एक फुल लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है, तो हाफ लोड पर कितना होगा दोस्तों, तो 250 वाट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 250 वाट होगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे आधा लोड पूछा है तो आधा यानी कि 1/2 पूछा है तो 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4 और 1000 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगाते हैं ऐसे। तो यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा के क्रम में है तो रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों ये आपको आता होगा तो इसको मतलब याद करना पड़ता है। ठीक है ना, लाल, पीला, भूरा और सुनहरा का तो मतलब कलर कोडिंग होता है, तो आप उसको मतलब निकाल सकते हैं कैसे होता है। ठीक है, लाल का दोस्तों लाल का जो है 2 होता है तो पहले 2 लिखेंगे। पीला का दोस्तों कितना होता है, पीला का 4 होता है तो 2 के बाद 4 लिखेंगे, यानी कि 24 हो गया। और भूरा का दोस्तों भूरा का होता है 10 की पावर 1 तो 24 × 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 24 × 10 की पावर 1 ओम हो जाएगा। प्लस माइनस जो सुनहरा है यानी गोल्ड है तो गोल्ड का जो है प्लस माइनस 5% होता है। ठीक है, सिल्वर का प्लस माइनस 10% होता है, और अगर कोई भी रंग नहीं है तो प्लस माइनस 20% होता है। तो इसका जो मान हो जाएगा 24 × 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मान क्या होता है 10 होता है, यानी कि 240 ओम प्लस माइनस 5%। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ठीक है, ये मोबाइल, लैपटॉप जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में दोस्तों A = 2 होता है। ए क्या है दोस्तों, यानी कि नंबर ऑफ समांतर परिपथों की संख्या, समांतर परिपथ की संख्या 2 होता है वेव वाइंडिंग में। और दोस्तों लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है, A = P होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो लैप वाइंडिंग है दोस्तों, लैप वाइंडिंग वो लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज करते हैं, और जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए OCB का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। इसमें 2 टर्मिनल होता है, तो फिक्स होता है, एवरेक्ट है, मूवेबल होता है। ठीक है, और इसका जो रेटिंग होता है वो MVA में होता है। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच किससे जुड़ा होता है, तो स्टार्टिंग वायरिंग की सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद CFL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है CFL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, बस अब ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है दोस्तों, तो AC करंट को DC करंट में बदलना। ठीक है ना, AC करंट को DC करंट में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जनरेटर में क्या होता है, AC को DC में बदला जाता है, और मोटर में क्या होता है, मोटर में जो कम्यूटेटर लगा होता है उसका कार्य होता है DC को AC में बदलना है। ठीक है,
उसके बाद ये क्वेश्चन है, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 240 मीटर की तार में प्रतिरोध की गणना करिए। तो R1/L2 यानी कि R1/R2 बराबर L1/L2 होता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो R1/R2 बराबर L1/L2 इस फार्मूला से आप लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोधक एक श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों? तो 15 ओम हो जाएगा। 5 ओम गुणे 3 कर देंगे तो 5 3 15, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे। सीरीज में रहेगा तो तीनों को जोड़ देंगे, और जो है अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 में 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? तो दोस्तों गति जो है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि जो स्पीड का फार्मूला होता है n बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल को दोगुना करेंगे तो स्पीड हो जाए वो आधी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कवचित तार का उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए जो लिखा है CIMBAS सिम्बास, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो C है वो कंडक्टर है। कंडक्टर के ऊपर दोस्तों हम इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन के ऊपर जो है मेटेलिक शीथ लगी होती है, मेटेलिक शीथ के ऊपर बेडिंग लगा होता है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग लेयर होता है, आर्मरिंग के ऊपर जो है वो सर्विंग का लेयर होता है। तो ये जो है अंडरग्राउंड केबल होता है। अंडरग्राउंड केबल का जो है ये एकदम अंदर से बताया गया कि अंदर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है, उसके ऊपर कौन सा लेयर होता है। तो सबसे अंदर जो है कंडक्टर होता है, कंडक्टर या कोर भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन किया रहता है, उसके ऊपर जो है मेटल की शीथ लगी होती है, उसके ऊपर जो है वो बेडिंग लगा होता है, उसके ऊपर जो है आर्मरिंग लगा होता है, आर्मरिंग यानी कि कवचित तार लगा होता है, और उस सबसे ऊपर जो है वो सर्विंग नाम का लेयर होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलाघूट प्रदान करने और चाल दोलन यानी कि हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, डैम्पिंग वाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क होता है दोस्तों तो बहुत ही उच्च होता है। जो टार्क होता है आर्मेचर टार्क, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग क्या करते हैं? क्रेन में करते हैं, लिफ्ट में करते हैं, और ट्रैक्शन में करते हैं। ट्रैक्शन यानी कि रेलवे में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन है, 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयनकर्ता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक यानी कि वोल्टेज की रीडिंग बताइए। तो दोस्तों यहाँ से 300/40 बराबर 30/x करेंगे। ठीक है ना, 300 वोल्ट दिया है और 40 भी दिया है, तो 300/40 बराबर करेंगे 30 वोल्ट बटा x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीढ़ी के तारों में एक साई रूट के में प्रयुक्त दो तरफा स्विच की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 2 है। ठीक है ना, 2 वे स्विच कहते हैं, तो 2 हम 2 वे स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद एक सर्किट के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को धकेलने वाले दबाव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं उसके बारे में। उसके आगे बढ़ते हैं। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है दोस्तों? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो उत्पादन लागत है ना वो न्यूनतम है, लेकिन जो इंस्टॉलेशन पावर है यानी कि इस पावर प्लांट को लगाने का जो खर्चा है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा होता है यानी कि सबसे ज़्यादा नहीं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना उससे बस उससे कम होता है, लेकिन यानी कि दूसरे नंबर पे आता है, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि किसका जो है यानी कि इंस्टॉलेशन पावर जो है लगाने का पावर सबसे अधिक किस पावर प्लांट का? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का। उसके बाद अगर पूछेगा तो किस पावर प्लांट का है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मापन यंत्रों में बाल कमानी यानी कि स्प्रिंग में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो फास्फर कांसा का यानी फास्फर ब्रांज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है। एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है दोस्तों? तो 1280 है, याद रखिएगा, और 2.2 वोल्ट इसका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की जो है वो परिचालन आवृत्ति कितना होता है? 60 हर्ट्ज होता है, वोल्टेज 110 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। नरम मिलाप में टिन और शीशा का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 60% टिन और 40% शीशा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी, तो 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, ये फार्मूला भी है, एन बराबर 120 एफ बटा पी होता है। ठीक है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है दोस्तों, तो अस्थाई कैपेसिटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर का हम प्रयोग करते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2.5 माइक्रोफैरेड होता है उसकी। ठीक है ना, कैपेसिटर का वैल्यू होता है 2.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है, यानी कि गीजर का जो थर्मोस्टेट है उसका रेंज क्या है, तो बस 32 डिग्री सेल्सियस से जो है 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का, पोनी मोटर का प्रयोग करना डैश के लिए एक स्टार्टिंग विधि है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक मोटर के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। ठीक है दोस्तों, ये 74 नंबर का क्वेश्चन था और ये मिसप्रिंट से जो है यहाँ पर 75 रहना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये 74 लिखा गया लेकिन 75वां क्वेश्चन ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अभी तो 75 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी इस प्रकार का और भी सीरीज मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। ये जो दोस्तों पीडीएफ है ये 761 पृष्ठ का है। ठीक है ना, 761 पेज का है, तो अभी 75 पेज मैंने आपको पूरा करवा दिया है। ठीक ना, उसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों हम जो है ये वाला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, 76 से शुरू करेंगे, तो 75 क्वेश्चन आपके लिए मैं बहुत ही बेस्ट लाया हूँ। ठीक है ना, बाकी हम सब अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा ही और वीडियो चाहते हैं। पूरा मैं आपको पूरा पीडीएफ ये पूरा करा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा आपका ट्रेड जो है यहाँ से रिविजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, लाइक करेंगे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और सारे ऐसे वीडियो जल्दी लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों के लिए मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।